हेलो गाइस। डिजी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि अब धीरे धीरे सारे के सारे एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो चुकी है। बैंकिंग की बात अगर करें तो आरआरबी की नोटिफिकेशन आ रखी है, उसका फॉर्म फिल किया जा रहा है। एसएससी सीजीएल का प्री का रिज़ल्ट अभी कुछ दिन पहले आया है, उसका मेंस का पेपर भी होने वाला है। ऐसे बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्ज़ामिनेशन भी होने की पूरी चांसेस अब हैं। तो अब हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसी सीरीज़ को शुरू करने के लिए हम आज से मैथ की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। हमें कंसेप्ट को समझना होगा। हमें कंसेप्ट को समझना होगा कि भाई हम किस तरीके से कहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज़ करें कि हम क्वेश्चन को आसानी से लगा सकें। आपको क्या करना है कि जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बेसिक से समझाऊंगा, ठीक। और बेसिक से लेकर के हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। हमें कुछ बातों को समझना है। जैसे कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठे। कुछ बेसिक कंसेप्ट होंगे जो आपको पता होंगे, कुछ ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स होंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा। तो उन सभी के लिए एक बढ़िया सा कलेक्शन मैंने रखा हुआ है, हम उस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। मैथमेटिक्स का जो सबसे बेसिक सेक्शन है वो दो सेक्शन है, एक है आपका परसेंटेज और एक है आपका रेशियो। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना परसेंटेज का टॉपिक। परसेंटेज के टॉपिक में हमें क्या करना है, हमें बेसिक बात को समझना है परसेंटेज के, कि परसेंटेज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। तो आज हम बेसिक बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे और बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को डील करेंगे कि भाई हम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परसेंटेज को डिफाइन कैसे किया जाए, परसेंटेज का मतलब क्या होगा, परसेंटेज को हम समझ कैसे सकते हैं। तो अगर परसेंटेज की बात की जाए तो सबसे पहले आप कुछ मेरी कुछ बातें हैं उन बातों को आप समझें और उन बातों को जानने की कोशिश करें। सपोज करिए मैंने आपसे बोला 2%, तो आप बोलोगे भाई 2% अगर लिखा हुआ है मैंने, तो 2% को अगर लिखना हो तो इस सभी को पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/100। अगर कहीं पर लिखा हुआ आपका 3.5%, तो आप बोलोगे कि भाई इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 3.5 और अपॉन में कितना 100, ये लिखा जा सकता है। मैंने आपसे कहा कि भाई 25%, तो आप कहोगे 25% का मतलब भी क्या होने वाला है जी, 25 और अपॉन में कितना होने वाला है 100। तो अगर आप इन बातों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आने वाली है क्या, कि आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू हमने परसेंटेज के बाद लिखी है सारी की सारी, इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक फ्रैक्शन वैल्यूज़ लिखी गई हैं। एक कौन सी वैल्यूज़ लिखी गई हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज़। फ्रैक्शन का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो फ्रैक्शन इक्वल टू होता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, ठीक। ये हम आपको पता होगा कि अगर हम बात करें फ्रैक्शन की तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अगर मुझे परसेंटेज को डिफाइन करना हो कि परसेंटेज क्या होता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ऑलवेज 100 होता है उसे क्या कहा जाता है, परसेंटेज। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ऑलवेज 100 होता है उसे क्या कहा जाता है, परसेंटेज। मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से बात को रिपीट करता हूं कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ऑलवेज 100 होता है उसे क्या कहा जाता है, परसेंटेज कहा जाता है। ये बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है। अब दो बातें मैं डिस्कस करता हूं आपके सामने, आप उस बात को समझेंगे। सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि मैंने लिखा 20%, और मैं आपसे कहूं कि इस 20% को भाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। या मैं आपसे बोलूं 1/5, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ठीक। दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे बोला कि 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो और 1/5 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो।
तो आप कहोगे कि देखो भाई देखो, अगर 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप एक बात दिमाग में रखिए हमेशा, फ्रैक्शन का मतलब अभी मैंने आपको क्या समझाया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो देखिए 20% लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे 20, और अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। मतलब अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, अगर उसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर जस्ट रिवर्स आप अगर इधर देखो तो इधर लिखा हुआ है 1/5, और इस 1/5 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब आप कहोगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1/5 था, यहाँ पर इनटू कितना कर दिया जाए, 100। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आप जरा इस चीज़ को ध्यान से देखो, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था तो हमने 100 का डिवीज़न किया है, और जब फ्रैक्शन वैल्यू थी और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमने 100 का क्या किया है जी, मल्टीप्लाई किया है। हमने 100 का क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे यूज़ करना है इस चीज़ को, कि भाई अगर परसेंटेज लिखा हुआ है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से क्या करिए, डिवाइड करिए, और अगर कहीं पर भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं बिल्कुल सिंपल से, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि चेंज 16 2/3% इंटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका मतलब आपसे बोला गया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 16 2/3%। ये वैल्यू फ्रैक्शन में लिख करके ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखी गई है। तो सबसे पहले तो हमें इसको थोड़ा सा ढंग से लिखना पड़ेगा। ढंग से लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको पता है कि हमें 3 का 16 में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, और जो वैल्यू आती है उसमें हम 2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आप बोलोगे देखो 16 3 कितना हो जाएगा, 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा आपका 50। तो आप बोलोगे ये जो वैल्यू लिखी गई ये लिखी गई 50/3%। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर 16 2/3% लिखा गया है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 50/3%। अब हमें पता है कि अगर इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो अभी पीछे मैंने आपको बताया कि अगर कहीं भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जी, तो आपको 100 से क्या करना पड़ता है, डिवीज़न करना पड़ता है। तो अब देखो हमने 100 से क्या कर दिया, डिवीज़न कर दिया। अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो आप देखो 0 से 0 तो कट जाएगा, 5 से ये 10 कितनी बार में जाएगा जी, 2 बार में जाएगा। 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना देकर के जाने वाला है, तो आप कहेंगे कितना देकर के जाएगा, 1/6। इसका मतलब अगर आपसे बोला जाए कि 16 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो आप कहोगे उसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 1/6 आएगी। जस्ट रिवर्स आप अगर नीचे ध्यान से देखो तो नीचे क्या लिखा हुआ है आपके पास, 7/8। इसको हमें किस में चेंज करना है जी, परसेंटेज में चेंज करना है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर कहीं पर भी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी गई है और अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपसे क्या बोला गया था कि आप ऐसे करो कि 7/8 और इंटू कितना कर लो आप, 100। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने आपसे कहा था क्या कि 7/8 और इंटू कितना कर लिया जाए, 100। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी कुछ आने वाले वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम वैल्यूज़ को याद कर लें ताकि हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आप बोलेंगे कि ये 700 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 700/8 अगर हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये अप्रॉक्स जाने वाला है 87.5%। कितना जाने वाला है जी, 87.5%। तो मेरे ख्याल से आपको ये बेसिक नॉलेज समझ में आ गई होगी। जो बिल्कुल ही बिगनर है, जिनको मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न करना पड़ेगा। और अगर कहीं पर भी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी गई है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा जी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ बातें समझते हैं जरा, जो बेसिक बातें हैं। ठीक है, देखिएगा, सपोज करिए मैं आपसे कहूँ 25%, मैं बोलूँ जरा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख करके दिखाओ। अच्छा, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखने के लिए मैं बोलूँ तो आप क्या बोलोगे कि भाई 25 तो है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा।
तो देखिए 25 बाई कितना कर लिया, 100 कर लिया। अच्छा जरा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो आप मेरे से कहोगे कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 1/4। कितनी आने वाली है, 1/4। ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जरा सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। मैं आपसे कहूँ कि देखिए ये 4 लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 का जरा 25% निकाल के दिखाओ मुझे, क्या निकाल के दिखाओ, 4 का 25%, जरा देखिएगा ध्यान से। 4 और 4 का मतलब मल्टीप्लाई, 4 का अगर हमें 25% निकालना है तो आप बोलेंगे ना कि 25 बाई कितना करना पड़ेगा जी, 100 करना पड़ेगा। जरा इसको सॉल्व कर ले, 25 से 100 कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। 4 से 4 कट गया, देखिए यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। इसका मतलब अगर आप 4 का 25% निकाल रहे हैं तो आप कहेंगे 4 का 25% कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये ऊपर वाला नंबर आ रहा है। 4 का 25% कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू भाई लो 1/2 होगी। अच्छा अगर 1/2 होगी तो फिर से वही काम, मैं बोलूँ जरा 2 का 50% निकालो, आप बोलोगे 2 का 50%, ठीक है निकाल लेते हैं। 2 का 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 50/100। अच्छा अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये भी 2 से 2 कट गया और यहाँ पर भी क्या मिला हमें, 1 ही मिला। इसका मतलब दुनिया में कोई भी वैल्यू आप उठा लीजिए जो परसेंटेज में लिखी गई हो और उसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का जो परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो हमेशा न्यूमरेटर वाली वैल्यू निकल करके आती है। हमेशा कौन सी वैल्यू निकल करके आती है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू निकल करके आती है। तो इसको समझने के लिए हम एक बेसिक सा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, बेसिक सी बात को समझा रहा हूँ मैं आपको, जरा सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। सपोज करिए मैंने आपसे कहा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप मेरे से कहोगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है जी, 1/5। ठीक है। अच्छा अब मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, जरा उन बातों को आप समझिएगा। ये जो 5 होगा, ये 5 हम हमेशा क्या मान के चलेंगे कि ये कौन सी वैल्यू है जी, इनिशियल वैल्यू है, या हम इसको बोलेंगे कंपैरिजन वैल्यू, या क्या बोलेंगे इसको हम, कंपैरिजन वैल्यू, या हम इसको क्या बोलेंगे जी, टोटल वैल्यू। क्या बोलेंगे, टोटल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू, या बोलेंगे कंपैरिजन वैल्यू, या बोलेंगे टोटल वैल्यू। ठीक, ये तीनों का क्या मतलब है वो आने वाले क्लास लेक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर इनिशियल, कहाँ पे कंपैरिजन, कहाँ पे टोटल, कैसे हम यूज़ करेंगे इन चीज़ों को। तीनों का मतलब एक ही होगा। ठीक। अच्छा यहाँ पर भी वही काम होने वाला है जी। अगर आप ध्यान से देखें तो आप बोलेंगे कि अगर हम 5 का 20% निकालें तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो ये याद रखिएगा, ये जो 1 होता है यही क्या होता है हमारा, परसेंटेज रिजल्ट। यही क्या होता है हमारा, परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है ना। जितने भी लोग इस समय मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप इस चीज़ को अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना। ठीक, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की पूरी जान है। ठीक, कहीं पर भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होगा, ज़्यादातर मैं यही काम करने वाला हूँ कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको हमेशा हम इनिशियल वैल्यू लेंगे, या कंपैरिजन वैल्यू लेंगे, या टोटल वैल्यू लेंगे। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का अगर हम इतना परसेंट निकालेंगे तो वो कितना दे करके जाएगा, हमेशा 1 दे करके जाएगा, और वही 1 जो होगा वो क्या बनेगा, हमारा परसेंटेज रिजल्ट बनेगा। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई होंगी कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए ये बात आप जरूर लिख लेंगे कि ये इनिशियल वैल्यू क्या है, ये कंपैरिजन वैल्यू क्या है, ये टोटल वैल्यू क्या है। ये आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल बढ़िया कंसेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज दूसरा जो कंसेप्ट हमें समझना है, ये आज की क्लास का पहला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। अब दूसरे कंसेप्ट की बात करेंगे। दूसरे कंसेप्ट की बात करें तो 3 क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं डीआई के सेक्शंस में। उन क्वेश्चन पर अब हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा
कि बार बार पूछता है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ये एक क्वेश्चन आता है हमेशा, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या बोला जाता है कि ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। ठीक है जी। और एक फॉर्मेट और आता है, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। व्हाट परसेंट लेस देन बी। तीन क्वेश्चन है, तीनों के तीनों क्वेश्चन डीआई में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को आपको दिमाग में रखना है। ठीक, अब जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस बात को आप समझेंगे कि हम कैसे इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। ये जो मैंने ए और बी लिखा हुआ है, इस ए और बी की जगह पे नंबर्स लिखे गए होंगे, और हमें उसको वैसे ही ट्रीट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहाँ पर ए लिखा हुआ है जी, वहाँ पर नंबर्स लिखे जाएंगे। जहाँ पर बी लिखा हुआ है वहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, नंबर लिखा जाएगा। हमें बातों को समझना होगा और हमें क्या करना होगा, उसको ट्रीट करना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन, पहले वाले फॉर्मेट पर आते हैं, और पहले वाला फॉर्मेट देखिए हमसे क्या कहता है। बोलता है कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए बी का कितना परसेंट है। तो आप एक बात दिमाग में रखें हमेशा, अभी मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है वो कंपैरिजन वैल्यू होती है। तो आप याद रख लें, जिसके साथ भी कंपैरिजन किया जाता है, जिसके साथ भी कंपैरिजन किया जाता है, वो वाली वैल्यू ऑलवेज डिनोमिनेटर में रखी जाएगी। वो वैल्यू ऑलवेज कहाँ रखी जाएगी जी, डिनोमिनेटर में रखी जाएगी। तो जैसे यहाँ पर ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी अगर लिखा हुआ है, तो देखिए जो कंपैरिजन हुआ है वो किससे हुआ है, बी से हुआ है। तो जो देखिए डिनोमिनेटर में जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा। ऊपर किसकी बात की गई है, ए की, तो ऊपर ए रख देंगे और इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, जिसके साथ कंपैरिजन किया गया वो वैल्यू ऑलवेज कहाँ रखी जाएगी, डिनोमिनेटर में। ठीक, इसी से मिलता जुलता अगला फॉर्मेट देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। अच्छा, कंपैरिजन बताइएगा जरा, अभी भी किससे हुआ है जी, बी से ही हुआ है, इसलिए बी को अभी भी मैंने नीचे ही रखा हुआ है। लेकिन इस बार क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आपको लिखा हुआ मिला है, मोर। क्या लिखा हुआ मिला है जी, मोर। अब इस मोर का मतलब क्या है, आपसे ये कहा गया है कि जो ए है वो बी से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो जरा आप देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बी से अधिक है, तो आप यही साइन बनाते हो ना कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। मैं आपसे बोलूं कि ए बी से कितना ज़्यादा है, ये कैसे पता चलेगा। तो आप कहोगे कि ए में से बी को माइनस कर दो, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, जरा सुनिएगा ध्यान से। मैं आपसे बोलूँ कि एक लिखा हुआ है 10 और लिखा हुआ है 12। मैं आपसे बोलूँ कौन बड़ा है, आप तुरंत मेरे से कहोगे कि लो भाई 12 बड़ा है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे कि ऐसा करो भैया, 12 में से 10 को क्या कर दो, माइनस कर दो, अपने आप पता चल जाएगा कौन किससे बड़ा है। बिल्कुल सेम फॉर्मेट यहाँ पर लिखा गया है। आपसे बोला जाए कि ए बी से बड़ा है, कितना बड़ा है कैसे पता चलेगा, तो ए में से बी को क्या कर दिया जाए, माइनस। तो आप बोलोगे ए में से बी को माइनस कर दो और इंटू कितना कर दो, 100। 100 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मेट पर अगर आप ध्यान से देखें, फिर से क्वेश्चन बोला गया कि ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। यहाँ पर एक वर्ड बोला गया है लेस देन बी। अच्छा, कंपैरिजन अभी भी किससे हुआ है जी, बी से हुआ है, इसलिए हम बी डिनोमिनेटर में रखेंगे ऑलवेज। इस बार बोला गया है कि जो बी है वो, जो ए है वो बी से कितना कम है। इसका मतलब वो साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि इस बार b जो है वो a से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, तो आप बोलोगे b माइनस ए, और इंटू कितना हो जाएगा जी, 100। इंटू कितना हो जाएगा, 100। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तीनों फॉर्मेट, तीनों क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। ठीक, ये इसका सोल्यूशन रहा। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो ये रहा। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो ये रहा।
तो आप हमेशा एक बात दिमाग में रखें कि जिसके साथ भी कंपैरिजन किया जाता है वो वाली वैल्यू ऑलवेज कौन सी वैल्यू होती है जी, डिनोमिनेटर की होती है। ठीक है ना, वो वैल्यू ऑलवेज कौन सी कहाँ पे रखी जाएगी, डिनोमिनेटर में रखी जाएगी। ऊपर में जैसा क्वेश्चन में पूछा गया होगा वो वैल्यूज आप रखें और इनटू कितना कर दें, 100 कर दें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ये बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मेट था। अब हम इसी पे क्वेश्चन करते हैं 2-3। ठीक, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। जैसे क्वेश्चन ये रहा कि द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹3,000 टू ₹4,500। मतलब एक पर्सन है, एक आदमी है जिसकी सैलरी, जिसका वेतन पहले 3,000 रुपये था, अब वो बढ़कर के 4,500 रुपये हो चुका है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई बताओ उसके सैलरी में कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट उसकी सैलरी इंक्रीज कर गई है। ठीक है, चलिए जरा देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि उस पर्सन की इनिशियल सैलरी कितनी थी, तो आप मेरे से कहोगे भैया इनको इनिशियल सैलरी तो कितनी थी, 3,000 थी। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि अब वो पर्सन जो है फाइनल में कितनी सैलरी पा रहा है, तो आप बोलेंगे 4,500 रुपये पा रहा है। नहीं, बोलिए मेरी बात समझ में आ रही है। बोला जाए कि द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज फ्रॉम ₹3,000 टू ₹4,500, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी। तो देखिए पहले वो जो पर्सन था वो कितना रुपये पाता था जी, 3,000 रुपये पाता था, और अब वो कितना रुपये पा रहा है जी, 4,500 रुपये पा रहा है। इसका मतलब अगर आप देखें, पहले 3,000 पा रहा था, अब 4,500 रुपये पा रहा है, तो कितना रुपए वो ज़्यादा पा रहा है, तो आप कहेंगे भाई कितना रुपए ज़्यादा पा रहा है, 1,500 रुपये वो ज़्यादा पा रहा है। अब जरा पीछे वाले कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा। आपसे बोला गया है कि बताओ उसकी सैलरी कितने परसेंट से इंक्रीज की गई है। तो आप मुझे बताओ, अगर हमें ये बताना है कि कितने परसेंट से इंक्रीज की गई है, तो यहाँ पर तो हमें कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, कंपैरिजन वैल्यू। कंपैरिजन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि कंपैरिजन वैल्यू इसी को कहते हैं, इसी को इनिशियल वैल्यू कहते हैं और इसी को टोटल वैल्यू कहते हैं। तो इस बार जो कंपैरिजन होगा वो किससे होगा जी, 3,000 से, क्योंकि 3,000 ही उसकी इनिशियल इनकम थी, तो 3,000 रुपये उसकी इनिशियल इनकम थी, तो कंपैरिजन इससे हुआ। अच्छा, इस बार उसने ये पूछा कि जो सैलरी है वो कितनी इंक्रीज की है, ये याद रखिएगा। तो आप जरा देखो सैलरी कितनी इंक्रीज आपको दिखाई दे रही है, 1,500 रुपये उसकी सैलरी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो आपने यहाँ पर कितना रख लिया जी, 1,500, और परसेंटेज पूछा गया इसलिए इंटू कितना लगा दिया, 100। 100 को चिपकाना जरूरी है क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। तो आप देखें 2 0 से 2 0 तो कट ही गया। 15 से कितनी बार में चला जाएगा जी, ये 2 बार में। 2 से हमने कट किया तो ये कितनी बार में चला जाएगा जी, 50। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आने वाला है आपका, ये जो सैलरी है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगी जी, 50%। जो उस पर्सन की सैलरी होगी वो कितने परसेंट से इंक्रीज कर जाएगी जी, 50% से। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। जहाँ पर भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें कि वो वैल्यू इतने से इतने इंक्रीज हो गई, सबसे पहले डिनोमिनेटर में आप इनिशियल वैल्यू को रख दीजिए, कितनी वैल्यू बढ़ी कितनी वैल्यू घटी ऊपर रखिए और इंटू 100 कर दीजिए, सीधा आंसर। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लगा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 10 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगने वाला। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमें कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में भी आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आया आपके सामने, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स पी एंड क्यू इज 3:4। देखिएगा पी और क्यू का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, 3:4। ठीक, और देखिए आपसे क्या पूछा है उसने कि फाइंड फर्स्ट, पहला जो क्वेश्चन उसने पूछा आपसे, देखिए पहला फॉर्मेट जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q, P जो है वो Q का कितना परसेंट है। तो आप जरा ध्यान से देखें, एक बात बताइए, कंपैरिजन किससे हुआ है जी, तो आप बोलेंगे जो कंपैरिजन हुआ है वो किससे हुआ है, Q से हुआ है, और Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है आपको, 4। तो हमने यहाँ पे कितना रख लिया, 4, सीधा सीधा कितना रख लिया, 4। किसके बारे में बात की गई है, किसके बारे में पूछा गया है, P के बारे में। P की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3।
यहाँ पे 3 लिख दिया और इंटू कितना कर दिया जी 100। पहले क्वेश्चन का आंसर यही है क्या कि p इज व्हाट परसेंट ऑफ q, मतलब q में जो q की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में रखेंगे, न्यूमरेटर में जिसके बारे में पूछा गया वो रखेंगे और इंटू कितना कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इस बार क्या बोला गया, q इज व्हाट परसेंट p प्लस q। अच्छा, कंपैरिजन किससे हुआ है इस बार, p और q के एडिशन से हुआ है, p और q के एडिशन से हुआ है। तो आप ऐसा करिए जरा यहाँ पर p और q को जरा ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 7, यहाँ पे हमने 7 रख लिया। और यहाँ पर वैल्यू इस बार किसकी पूछी गई है, q के बारे में, और q की वैल्यू जरा बताइएगा मुझे कितनी दिखाई दे रही है आपको, 4। तो हमने यहाँ पर कितना रख लिया 4 और इंटू कितना कर दिया जी 100। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस, दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो वैल्यू ऑलवेज आप डिनोमिनेटर में रखिए। पहले वाले फॉर्मेट में q से कंपैरिजन किया गया था इसलिए मैंने 4 लिखा था, सेकंड वाले फॉर्मेट में p प्लस q से कंपैरिजन किया गया इसलिए मैंने दोनों को जोड़ करके लिखा हुआ है, इंटू 100 किया है। अच्छा, थर्ड फॉर्मेट की अगर आप बात करिए तो जरा आप देखें, थर्ड फॉर्मेट अगर आपसे पूछा गया है जो, उसमें भी फिर से वही बात है कि कंपैरिजन किससे हुआ है। तो आप देखिए बोला है q इज व्हाट परसेंट मोर देन p, कंपैरिजन किससे हुआ है, p से हुआ है कि q p से कितना बड़ा है। तो p की फ्रैक्शन में p की जो आपकी वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है, तो 3 रख लिया। अच्छा, यहाँ पर जरा आप ध्यान से देखें क्या पूछा गया है आपसे, मोर फिर से पूछा गया। तो जरा मोर पूछा गया तो जरा देखिए q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे जी 4 और p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। आप मुझे बताओ q जो है वो p से कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको, 1 ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ऊपर इतना रखेंगे 1 और इंटू कितना कर देंगे हम 100। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। जिससे कंपैरिजन करना है जी वो वैल्यू ऑलवेज डिनोमिनेटर में रखी जाएगी, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है आप उसको ऊपर रखें। पहले वाले फॉर्मेट की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, q को नीचे रखा, सेकंड वाले में p प्लस q से कंपैरिजन किया, दोनों को जोड़ दिया मैंने। थर्ड वाले क्वेश्चन में उसने किसके साथ कंपैरिजन किया है, p के साथ कंपैरिजन किया है। तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई होंगी कि हमें कैसे यूज़ करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। बाकी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से क्या बोला गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि द सैलरी ऑफ राम इज 20% मोर देन द सैलरी ऑफ मोहन। राम की सैलरी मोहन की सैलरी से 20% ज़्यादा है। फाइंड द सैलरी ऑफ मोहन इज व्हाट परसेंट लेस देन द सैलरी ऑफ राम। मोहन की सैलरी राम की सैलरी से कितने परसेंट कम है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, मैं जरा आपको समझाता हूं, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। यहां पे हम लिख लेते हैं राम, यहां पे लिख लेते हैं हम मोहन, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं राम और यहां पे क्या लिख लेते हैं जी, मोहन। पहली वाली लाइन जो कह रही है, पहली वाली लाइन आपको ये बताना चाह रही है, बोला ये गया है कि जो राम की सैलरी है वो मोहन की सैलरी से 20% ज़्यादा है। अगर राम की सैलरी मोहन की सैलरी से 20% ज़्यादा है तो हम राम की सैलरी तो तभी बता पाएंगे ना जब मोहन की सैलरी पता होगी। तो लेकिन मोहन की सैलरी तो यहाँ पे पता नहीं है, तो ऐसा होता है कि हमें मोहन की सैलरी को क्या करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है कि भाई मोहन की सैलरी कितनी होगी। तो देखिए मोहन की सैलरी को एज्यूम करने के लिए या तो हम एक्स का सहारा लें या तो जो आपके मन में आता है आप वो मान लें। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है वो समझिएगा। यहाँ पर हमें मोहन की सैलरी को एज्यूम करना है। अगर मोहन की सैलरी को एज्यूम करना है जी तो आपके दिमाग में जो वैल्यू आती है आप वो मान लीजिए। आंसर हर वैल्यू से आएगा, न कि आप x मान करके सॉल्व करें, y मान करके सॉल्व करें, z, आप कुछ भी मानिए। मैं कहता हूँ आप x मानिए, y मानिए, p मानिए, a मानिए, z मानिए, 500 मानिए, 1000 मानिए, 10 लाख मानिए, 100 लाख, जो भी मन में आता है वो मानिए आप, ठीक। लेकिन आंसर हर से क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। जैसे अगर मुझे एज्यूम करना है किसी की सैलरी को तो मैं ज़्यादातर केसेस में क्या होगा कि मैं ज़्यादातर केसेस में 100 मान करके बात को सॉल्व करूँगा कि भाई 100 मान लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला आपसे कि देखिए मैंने मान लिया भाई
कि जो मोहन साहब की सैलरी है वो होगी 100। मोहन साहब की जो सैलरी है वो कितनी होगी? 100। अब राम की सैलरी इससे 20% ज़्यादा है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं ना कि भाई राम की सैलरी अगर इससे 20% ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 100 का 20% निकालना पड़ेगा। तो आप जरा देखो, राम की सैलरी 100 रुपये तो होगी ही होगी, साथ में कितनी ज़्यादा होगी? तो आप बोलोगे कि 100 का हमें कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 20%। 100 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 20%। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी मोहन की सैलरी से 20% ज़्यादा है। तो देखो 100 तो होगी ही होगी उसकी सैलरी, और 100 का कितना परसेंट होगी? 20% होगी। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे ये 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 और 20 मिला के कितना हो जाएगा जी आपका? 120। और रेशो कितना हो जाएगा जी आपका? 100 हो जाएगा। ठीक, अगर आप रेशो नहीं भी बनाते हैं तो भी बात उतनी ही पड़ने वाली है। ये आपको समझना है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब जरा सुनिएगा ध्यान से कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। आपसे ये कहा गया कि जो सैलरी है मोहन की वो राम की सैलरी से कितने परसेंट कम है। इसका मतलब इस बार कंपैरिजन किससे हुआ है जी? राम से हुआ है। किससे हुआ है? राम से हुआ है। अगर राम से हुआ है तो आप जरा देखो राम की सैलरी कितनी दिखाई दे रही है आपको? 120 दिखाई दे रही है। ठीक, अच्छा मोहन की सैलरी उससे कितनी कम दिखाई दे रही है आपको जी? तो आप बोलेंगे 20 कम दिखाई दे रही है मुझे, और इंटू कितना कर देंगे हम? 100। इंटू कितना कर देंगे? 100। बोलिए जी, समझ में आ गई होगी मेरी बात? अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए 0 से 0 तो कट ही जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1/6 मतलब 100/6, और 100/6 जो होता है जी वो कितना होता है? 16.66%। कैसे होता है? आप डिवीज़न करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब अगर आपसे बोला गया कि मोहन की सैलरी कितने परसेंट से कम हो जाएगी तो आपका आंसर कितना होने वाला है? 16.66%। ठीक है, अब जरा सुनिएगा बात को मेरे ध्यान से। इसी चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? 20% लिखा हुआ है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। कितनी होती है? 1/5। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम को, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोहन को। अब उस कंसेप्ट का यूज़ करना है, जरा सुनिएगा क्या बोला गया है। द राम की जो सैलरी है वो मोहन की सैलरी से 20% ज़्यादा है। तो आप एक बात बताना मुझे, 20% यहाँ पर आप जरा देखो ध्यान से, जब आपने इस वाले फॉर्मेट को किया था तो आपने यहाँ पर ये जो 100 है ना इसको लेट किया हुआ है। इसको क्या किया हुआ है? लेट किया हुआ। और मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि आपके मन में जो आता है आप वो लिख सकते हो, जो मन में आता है वो मान लीजिए, आप वो लेट कर लीजिए। तो देखिए एक बार मैंने 100 लेट किया है, अब देखिए मैं क्या लेट करने वाला हूँ। अब मैं आपसे बोलूँगा कि भाई जो ये 5 लिखा हुआ है ना, यही 5 जो है ना ये मोहन की सैलरी को मैं एज्यूम करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये किसकी सैलरी होगी? मोहन की होगी। बोला है कि जो राम की सैलरी है वो मोहन की सैलरी से 20% ज़्यादा है। तो मैंने क्या बोला आपसे? कंपैरिजन किससे हुआ है? तो आप कहेंगे किससे कंपैरिजन हुआ है जी? मोहन से कंपैरिजन हुआ है। अब अगर मोहन से कंपैरिजन हुआ है तो देखिए जो ये 5 है मैंने इसको किसको मान लिया? मोहन की सैलरी मान ली। तो मैंने इसकी जगह पे कितना रख लिया? 5 रख लिया। इसकी जगह पे मैंने कितना रख लिया? 5 रख लिया। अब राम की सैलरी का लफड़ा है कि राम की सैलरी कैसे निकलेगी। अब राम की सैलरी को आप पता करने के लिए आपसे बोला गया है कि जितनी सैलरी मोहन की है उससे वो 20% ज़्यादा है। इसका मतलब आप कहोगे कि अगर मोहन की सैलरी 5 है तो राम की सैलरी उससे 20% ज़्यादा है। तो आप कहोगे भाई कि अगर 20% ज़्यादा है इसका मतलब अगर मोहन की सैलरी 5 है तो हमें 5 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 20%। और अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले ही कि अगर आप 5 का 20% निकालेंगे तो वो कितना आएगा जी? 1 आएगा। 5 का अगर आप 20% निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब अगर मोहन की सैलरी 5 रुपये है तो जो राम की सैलरी होगी ना जी वो उससे कितना रुपए ज़्यादा होगी? 1 रुपये ज़्यादा होगी। 5 में 1 को ऐड कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा? 6 रुपये। बोलिए जी, समझ में आ गई मेरी बात? मैंने क्या कहा कि अगर 5 रुपये मोहन की सैलरी है तो हमने 1 रुपये उसमें ऐड कर दिया तो वो कितना रुपये हो गया? 6 रुपये हो गया। अगर उसने बोला होता डिक्रीज करने के लिए तो हमने क्या किया होता? इस 5 में से 1 को क्या कर दिया होता? माइनस कर दिया होता। फिर से वही बात, कंपैरिजन किससे हुआ है? राम से हुआ है। आप बोलेंगे 6 हो जाएगा। बोलिए डिफरेंस कितने का हो गया जी? 1 का हो गया, और इंटू कितना हो गया? 100 हो गया। फिर से वही आंसर आ गया आपका। बोलिए मेरी बात समझ में आ गई? तो कहाँ पर कैसे 100 लेना है
कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपको समझ में आ गया। मैं पूरी मैथमेटिक्स में दोनों कंसेप्ट का यूज़ करूँगा। क्वेश्चन का डेटा ये डिसाइड करेगा कि 100 मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। बोलिए, मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ये मैंने जो 6 लिखा है ये आपके समझ में आ गया। ये 5 मैंने कैसे लिखा समझ में आ गया। 5 मैंने कैसे लिखा, तो 5 मैंने आपको बताया है जिससे भी कंपैरिजन किया जाता है वो वैल्यू ऑलवेज डिनोमिनेटर की होती है। यहाँ पर कंपैरिजन मोहन के साथ हुआ है, मोहन की सैलरी के साथ हुआ है, इसलिए 5 रुपये मैंने मोहन की सैलरी को मान लिया। 6 रुपये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि राम की सैलरी उससे 20% ज़्यादा है, तो 5 का 20% कितना होता है जी, 1 होता है। 5 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 6 रख लिया। फिर आपसे बोला गया है कि जो कंपैरिजन, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कंपैरिजन किससे हुआ है, तो राम से हुआ है, इसलिए मैंने राम की वैल्यू को नीचे रखा। लेस कितना है, 6 और 5 के बीच का डिफरेंस 1 ले लिया, इंटू 100 कर दिया और सॉल्व कर दिया। बोलिए जी, मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ये एसएससी के एग्ज़ाम में और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं डिफ़िकल्ट बना दूंगा, बस कौन सी वैल्यू रखकर, जो ये 20% लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पर जी मैं खाली परसेंटेज वैल्यू थोड़ी टेढ़ी मड़ी रख दूँ, ये क्वेश्चन का जो लेवल है अपने आप हाई हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन कैसे परसेंटेज वैल्यू को टेढ़ा मेढ़ा रखना है जी, वो तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा बिल्कुल तरीके से, कि हम अगर कितनी भी टिपिकल वैल्यूज़ आ जाएं तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी समझ में आई होंगी तो आप एक बार बेसिक को फिर से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा पूरा फिर से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो जी, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो जी, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो जी। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। बार बार खाली नंबर को चेंज करके क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। ठीक, चलिए देखा, समझाता हूँ आपको क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक पॉजिटिव नंबर था, अ पॉजिटिव नंबर इज बाई मिस्टेक मल्टीप्लाइड बाई 5 इंस्टेड ऑफ बीइंग डिवाइडेड बाई 5। कहने का मतलब एक पॉजिटिव नंबर था जिसको 5 से डिवाइड करना था। गलती से क्या हुआ कि 5 से डिवाइड ना होकर के वो 5 से क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, करना है डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई तो भैया घाटा तो होगा ही होगा, गड़बड़ तो होगी ही होगी वैल्यू। तो उसी गड़बड़ वैल्यू पर आपसे दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फाइंड द रिजल्ट ऑब्टेन। रिजल्ट ऑब्टेन का मतलब क्या, जो आपने गलती से वैल्यू निकाली वो वैल्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। वो करेक्ट वैल्यू से वो करेक्ट वैल्यू का कितना परसेंट है। और दूसरा क्वेश्चन कि फाइंड द रिजल्ट ऑब्टेन, जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ वो कितना परसेंट मोर है करेक्ट वैल्यू से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या कहना चाहता है। देखिएगा, सुनिएगा बात को ध्यान से, क्या बोला गया है। बोला ये गया है कि एक पॉजिटिव नंबर है, उसको डिवाइड करना था 5 से, लेकिन वो डिवाइड ना करके हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन उसने नंबर के बारे में नहीं बताया है। फिर से वही पंगा, नंबर के बारे में नहीं बताया है। नंबर के बारे में नहीं बताया है तो हम नंबर को एज्यूम करेंगे। हम नंबर को क्या करेंगे जी, एज्यूम करेंगे। अब नंबर क्या एज्यूम करेंगे, ये बड़ा पंगा है। ठीक, तो उसके लिए जरा सुनिएगा ध्यान से बात को मेरे। देखिए, अगर करेक्ट वैल्यू की बात की जाए तो करेक्ट वैल्यू कैसे मिलनी थी जी हमें, जो भी नंबर था उस नंबर में 5 से अगर हम डिवाइड करते तो हमें करेक्ट वैल्यू मिल जाती। अच्छा, जो आपकी रॉन्ग वैल्यू है या जो आपका रिजल्ट ऑब्टेन होगा, जो आपकी रॉन्ग वैल्यू है वो क्या होनी है, उस नंबर के साथ क्या हो जानी चाहिए थी, मल्टीप्लाई। हमने नंबर गलती से डिवीजन करना था लेकिन हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बस वो नंबर पता चल जाए, क्वेश्चन खत्म। अब नंबर को पता करने के लिए क्या 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 काम करते हैं, तो फिर से वही बात मेरी ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमें अपनी कैलकुलेशन को आसान करना है। कैलकुलेशन को आसान करना तो जरा देखें, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। हम एक ऐसा नंबर ऊपर लेते हैं जो 5 से कट जाए, जो 5 से क्या हो जाए, कट जाए। अब 5 से कटने वाले नंबर आप बोलोगे 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, कुछ भी मान लीजिए। आपका जो मन में आता है आप वो नंबर मान लीजिए, बस वो नंबर 5 से कटना चाहिए। ठीक, तो
तो मैंने क्या किया, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने मान लिया कि जो नंबर होगा ना वो 100 होगा। ये मैंने अपने से क्या मान लिया है जी, लेट कर लिया कि मैंने ये नंबर मान लिया कि वो कितना होगा, 100 होगा। अगर नंबर 100 होगा तो जरा आप देखें, अगर मैंने यहाँ पे 100 लिखा और अगर यहाँ पे मैंने 100 लिखा, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 100 लिखा जी, तो आप बोलेंगे कि ये वाली वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। मतलब जो करेक्ट वैल्यू आनी चाहिए थी वो कितनी आनी चाहिए थी, 20 आनी चाहिए थी। लेकिन गलती से हमने अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 500 हो गई। कितनी हो गई जी, 500 हो गई। ठीक, चलिए अब जरा देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपसे कहता है, उस पर दिमाग लगाइएगा और मेरी बात को समझिएगा। पहला क्वेश्चन सबसे पहले आप देखें, बोला गया है कि फाइंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। रिजल्ट ऑब्टेन्ड का मतलब है रॉन्ग वैल्यू। जो रॉन्ग वैल्यू है इज व्हाट परसेंट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। मतलब कंपैरिजन किससे हुआ है, करेक्ट वैल्यू से। अगर कंपैरिजन करेक्ट वैल्यू से हुआ है तो आप बोलेंगे कंपैरिजन करेक्ट वैल्यू से हुआ है तो ये तो कितने हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, ऊपर कौन सी वैल्यू, रिजल्ट ऑब्टेन्ड, और रिजल्ट ऑब्टेन्ड कितना है आपका, 500 है, और इनटू कितना कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। बोलिए मेरी बात समझ में आ गई, इनटू कितना कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो भाई ये एक जीरो से एक जीरो तो कट ही गया, दो से अगर हम इसको कट कर लें तो कितनी बार चला जाएगा, 5। 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2500, और ये वैल्यू किसमें आ जाएगी आपकी, परसेंटेज में। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया, ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। जिससे कंपैरिजन किया गया है जी, जिस भी वैल्यू से कंपैरिजन किया जाता है वो वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में। रिजल्ट ऑब्टेन्ड का यहाँ पर मतलब है जो गलती से रिजल्ट आपको मिला है वो हमने ऊपर रखा, इनटू कितना कर दिया, 100 कर दिया। सेकंड पार्ट पे जरा ध्यान दीजिएगा। सेकंड पार्ट आपसे क्या कहता है, फिर से कंपैरिजन पर ध्यान दें। बोला गया है कि जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड हुआ है वो करेक्ट वैल्यू से कितना परसेंट, फिर से जरा सुनिए, ये लिखा हुआ है मोर। क्या लिखा हुआ है, मोर। तो अब जरा देखें, डिनोमिनेटर में अभी भी जो वैल्यू आने वाली है वो तो कौन सी आएगी आपकी, 20 आएगी। वो कितनी आएगी, 20 आएगी। लेकिन इस बार बोला गया कि जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड हुआ है, तो देखें रिजल्ट कितना ऑब्टेन्ड हुआ है, 500, और जो करेक्ट वैल्यू है वो कितनी है, 20 है। आप मुझे बताइए जो रिक्वायर्ड, जो आपका ये रिज़ल्ट आया, जो भी आपका ये रिज़ल्ट आया है, ये जो रिज़ल्ट आ रखा है, ये रिज़ल्ट जो होगा 500, ये इस 20 से कितना ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। तो आप बोलेंगे कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है भाई, 480। कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 480। यही तो पूछा है कि फाइंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज व्हाट परसेंट मोर देन, तो कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 480। तो यहाँ पर क्या करिए, 480 चिपका दीजिए। कितना चिपका दीजिए, 480, और इंटू कितना कर दीजिए, 480 इंटू 100। बोलिए मेरी बात समझ में आ गई। तो आप जरा देखें, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये जीरो जीरो तो कट ही जाएगा, 2 से कट करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 4। मतलब आंसर जो आने वाला है आपका वो कितना जाने वाला है, 2400%। कितना आने वाला है, 2400%। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई। ये जो 2 क्वेश्चन हैं, आप प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, या किसी भी स्टेट लेवल की बात करें, ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, जो भी नंबर लिखा गया होता है, जैसे यहाँ पे जो लिखा गया था कि 5 से डिवाइड करना था लेकिन 5 से मल्टीप्लाई हो गया, आप हमेशा जो यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग नंबर को एज्यूम करिए, जो वो पूछता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, सॉल्व करके रख दीजिए। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे में क्या है। अच्छा, ये देखिए, ये एक बड़ा ही बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन ये पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाएगा, यूनिटरी मेथड। हम क्लास 5th 6th में या 7th में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। यूनिटरी मेथड का यूज़ पूरे मैथमेटिक्स में मैं करने वाला हूँ। ठीक है, कैसे करता हूँ यूज़ मैं इसका, वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि हम क्या करते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, ठीक है सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, मैंने आपसे कहा 5 पेन जी, 5 पेन की जो प्राइस है वो मैंने मान ली 20 रुपये। कितने रुपये मान ली, 20 रुपये। ठीक, 5 पेन की प्राइस मैंने कितनी मान ली, 20 रुपये मान लीजिए। ठीक है, अगर 5 पेन की प्राइस 20 रुपये है, मैं आपसे कहूँ एक पेन की प्राइस मुझे बताओ कितने रुपए की होगी। ठीक है, 5 पेन 20 रुपये की, तो आपसे बोला जाए कि भाई एक पेन बताओ कितने रुपए की होगी। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं वो जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अगर 5 पेन 20 रुपये का है तो ये तो कोई बता लेगा कि भैया 5 पेन 20 रुपये का दे रहे हो, इसका मतलब एक पेन 4 रुपये का दोगे।
ठीक है। तो अब एक पेन निकालने के लिए हमने क्या किया, ये देखें 5 पेन अगर 20 रुपए का है तो एक पेन कैसे निकाला जाएगा। एक पेन निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है, इस एक का मल्टीप्लाई होता है 20 में, एक का मल्टीप्लाई किस में होता है 20 में, और डिनोमिनेटर में क्या आता है जी, ये 5 आता है। जो ये वाला 5 है ना, वो यहाँ पर क्या आ जाता है, डिवीजन में आ जाता है। बोलिए मेरी बात समझ में आ गई। 5 पेन अगर 20 रुपए का है, एक पेन कितने रुपए का होगा, कोई बता लेगा 4 रुपए का होगा, लेकिन वो 4 कैसे आता है, तो आप बोलेंगे 1 इंटू 20 कर लेते हैं, एक पेन की वैल्यू, एक का मल्टीप्लाई 20 में और 5 से डिवीजन। अब जरा इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, 4 रुपये। इसका मतलब आपसे बोलेगा अगर एक पेन की प्राइस कितनी होगी, तो एक पेन की जो प्राइस आएगी वो कितने रुपए की आएगी, 4 रुपये की आएगी। एक पेन जो आएगी वो कितने रुपए की आएगी, 4 रुपये की आएगी। बोलिए मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे एक बात और बोलूँ कि भाई ऐसा करो, 6 मोबाइल की जो कॉस्ट है वो है 50 रुपये। मान लीजिए, ये होता नहीं है लेकिन मान लीजिए 6 मोबाइल की जो कॉस्ट है वो कितने रुपये है, 50 रुपये की है। अच्छा, 6 मोबाइल अगर 50 रुपये का मिल रहा है, अब मैं आपसे पूछूंगा 8 मोबाइल बताओ कितने रुपए का, 8 मोबाइल की प्राइस बताओ कितने रुपए की, ठीक है। तो आप बोलोगे देखो भाई 6 मोबाइल अगर 50 रुपये का है और 8 मोबाइल की वैल्यू चाहिए, तो हम एक काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि देखो, अगर तुम बोल रहे हो भैया तो 6 मोबाइल 50 रुपये का, हाँ जी, मैं आपसे बोलूँ एक मोबाइल कितने रुपए का, आप बोलोगे एक मोबाइल निकालने के लिए हमें एक में 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 का क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये जो वैल्यू आई है ये एक की वैल्यू आई है, और बार बार मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। एक की वैल्यू निकाल करके मैं खाली मल्टीप्लाई करूँगा हर जगह पे, ठीक। एक मोबाइल की वैल्यू आ गई 50/6। अगर एक मोबाइल इतने रुपए का मिल रहा है तो 8 मोबाइल कितने रुपए का मिलेगा, तो आप बोलोगे 8 का क्या कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप पता चल जाएगा कितने रुपए का मिलेगा। बोलिए जी, समझ में आ गई मेरी बात। अगर एक मोबाइल 50/6 रुपए का है तो 8 मोबाइल कितने का होगा, 8 से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। बोलिए मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो बस यही काम करना है यूनिटरी मेथड में। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है हमेशा एक की वैल्यू निकाल करके जो भी वैल्यू आपसे पूछी गई है उस वैल्यू को क्या करना, सॉल्व कर देना, उस वैल्यू की वैल्यू, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देना। तो 5 पेन अगर 20 रुपए का था तो एक पेन कितने रुपए का होगा, तो एक पेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक में 20 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवीजन कर दिया। यहाँ पर बोला गया 6 मोबाइल की वैल्यू 50 रुपये, तो 8 मोबाइल कितना, तो 6 मोबाइल के लिए पहले एक मोबाइल की बात कर लेते हैं और फिर उठाकर उसमें 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो अब इसी चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे, अब जल्दी जल्दी कि भाई कैसे लिखा जाए, तो आप देखो जरा जल्दी कैसे लिखेंगे कि भाई देखो 6 मोबाइल कितने रुपए का था, 50 रुपये का। 6 मोबाइल कितने रुपए का था, 50 रुपये का। तो 8 मोबाइल कितने रुपए का, 8 का मल्टीप्लाई किसमें, सीधा सीधा 50 में करिए और अपॉन में कितना करिए, 6 करिए, वही बात होने वाली है। बोलिए मेरी बात समझ में आ गई। तो एक की वैल्यू निकाल करके 8 से मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात हुई है। तो 6 मोबाइल अगर 50 रुपये का है तो 8 मोबाइल कितने रुपए का होगा जी, आप बोलोगे 8 इंटू 50 और बाई में कितना, 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 6 मोबाइल अगर 50 रुपये का तो 8 मोबाइल कितने रुपये का, ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 30% एंड 20% ऑफ अ नंबर इज 500। किसी नंबर का 30% और उसी नंबर का 20% अगर आप जोड़ देते हैं तो उसका जो जोड़ आता है वो 500 आता है। तो आपसे कहा गया है कि बताओ उस नंबर का 3/4 कितना होगा, उस नंबर का कितना होगा, 3/4 कितना होगा, ठीक है। अब जरा सुनिएगा बात को ध्यान से जी। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, या तो देखिए फिर से वही बात है कि देखिए बात की किसकी की गई है, नंबर की गई है, लेकिन नंबर तो पता नहीं है। अब नंबर पता नहीं है तो मानना पड़ेगा भाई कितना होगा नंबर, ठीक है। तो नंबर मानना है तो देखिए एक्स और वाई तो मैं नहीं मानने वाला, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। सुनिएगा ध्यान से बिल्कुल मेरी बात को। मैं आपसे बोलूँगा कि भाई नंबर कितना होगा, तो मैंने मान लिया कि नंबर कितना होगा आपका 100 हो, नंबर को कितना मान लेते हैं 100 होगा, ठीक।
तो अगर नंबर 100 हुआ तो देखिए 100 का 30%, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई नंबर तो हमें पता नहीं है, अब नंबर पता नहीं है तो मैंने नंबर को कितना मान लिया, 100 मान लिया, ये मैंने अपने से मान लिया। तो देखिए सबसे पहले नंबर का कितना परसेंट निकालना है जी, 30%। तो देखिए 100 का 30%, और फिर नंबर का कितना परसेंट निकालना है जी, 20%। तो आप कहेंगे 100 का 20%, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, सम। सम का मतलब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है जी, इज। यहाँ पर क्या लिखा गया है, इज। इज का मतलब इक्वल का साइन। जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इक्वल का साइन, और इनको जोड़ने पर जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है जी, 500। कितनी आने वाली है, 500। कि नंबर का 30% और नंबर का 20% अगर आप जोड़ोगे तो वो कितने के बराबर आने वाला है, 500 के बराबर आने वाला है। फटाफट जरा इसको सॉल्व कर लें। 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, 30 और 20 मिला के कितना हो गया आपका, 50 हो गया। 50 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 500 के बराबर हो जाएगी। 50 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 50 500 के बराबर हो जाएगी। मैं बोलूँ एक की वैल्यू बताओ, आप बोलोगे भाई 50, और भाई सॉरी 500, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो ये कितनी बार में चला जाएगा आपका, 10 बार में चला जाएगा। कितनी बार में चला जाएगा आपका, 10 बार में चला जाएगा। अच्छा, एक की वैल्यू कितने के बराबर आ चुकी है आपके, 10 के बराबर आ चुकी है। लेकिन पंगा इस बात का है कि आपसे पूछा गया है कि फाइंड 3/4 ऑफ द नंबर। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड 3/4 ऑफ द नंबर। तो आप जरा ध्यान से देखें, हमने यहाँ पर एक की वैल्यू जो है वो कितनी पता कर ली है, 10 पता कर ली है। बस एक की वैल्यू अगर आ गई तो जिसके बारे में पूछा गया होगा उसमें खाली 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, नंबर आपने कितना लिया हुआ, 100। तो उसने 100 की वैल्यू तो पूछी नहीं, क्योंकि उसने केवल नंबर नहीं पूछा, नंबर का कितना पूछा हुआ है, 3/4। तो जरा नंबर का 3/4 निकाल लो। नंबर का 3/4 अगर आप निकालने जाएँ तो 4 से कितनी बार में कट जाएगा जी, ये 25। 25 में 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, 75। मतलब नंबर का अगर आप 3/4 करेंगे तो वो कितना आएगा, 75। मतलब आपसे वैल्यू कितने की पूछी गई है, 75 की। अगर एक की वैल्यू अगर 10 के बराबर है तो बताइए जरा 75 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 750। कितने के बराबर आ जाएगी जी, 750। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि मैंने क्या किया हुआ है। देखिए सबसे पहले जो उसने कहा उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टेटमेंट बनाई है। ये जो मैंने स्टेटमेंट बना रखी है, आपको इस स्टेटमेंट पर ध्यान देना है कि मैंने ये कैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने जोड़कर मैंने ऐड का साइन क्यों लगाया, क्योंकि उसने बोला हुआ है सम करना है। नंबर अगर हमने 100 लिया तो 100 का 30%, 100 का 20%, दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो 500 के बराबर हो जाना चाहिए। दोनों को जोड़ा, सॉल्व किया तो देखिए वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 50 आ गई, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। 50 की वैल्यू अगर 500 के बराबर है तो एक की वैल्यू कैसे, यूनिटरी मेथड, एक की वैल्यू कितने के बराबर, 10 के बराबर। यहाँ पर मैंने 75 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आपसे बोला गया कि नंबर का 3/4 निकालो। नंबर आपने कितना बना हुआ है, 100। 100 का 3/4 कितना होगा, 75। तो 75 की वैल्यू कितनी होगी, 750। ठीक है, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था कि मैं इसको केवल 2 लाइन में लिखूँ और क्वेश्चन खत्म कर दूँ, एक बार में उठा करके मैं क्वेश्चन को ही सॉल्व कर दूँ पूरा का पूरा। कैसे, जरा देखिएगा ध्यान से। 30% और 20% है, नंबर को 100 मानने को कोई 100 ही मानना है, तो आप ऐसा करें 30 और 20 को ऐड कर दें। 30 और 20 को ऐड करिए, बताइए कितना आ गया। अगर आप 30 और 20 को ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे ये 50%, और यही 50% ऐड करने पर आपको कितना मिल रहा है, 500। ये तो मिल रहा है ना, 30% और 20% को अगर आप ऐड करें तो कितना मिल रहा है, 500 मिल रहा है। तो 50% की वैल्यू कितने के बराबर है, 500 के बराबर है, सीधा सीधा। अच्छा, यहाँ पे जरा बताइए मुझे, ये क्या लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है। मैं आपसे बोलूँ 3/4 को जरा परसेंटेज में कन्वर्ट करो। आप बोलोगे 3/4 और परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से जरा कट करो उसको, कितनी बार में चला जाएगा जी, 25। 25 में 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना, 75। कितना, 75%। इसका मतलब आपको अगर 50% की वैल्यू 500 के बराबर दे रखी है तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, 75% की। किससे पूछी गई है, 75%। तो 75 इंटू 500 और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, 50 को सॉल्व कर लें कितनी बार में, 10। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 750। कितना हो जाएगा जी, 750। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। ये 50% का लॉजिक समझ में आया मैंने कैसे लिखा हुआ है। 50% का मतलब क्या हुआ, समझ में आया। 50% का मतलब क्या, दोनों नंबर का एडिशन, सीधा सीधा उठाइए, दोनों को जोड़ दीजिए। अगर उसने बोला होता डिफरेंस तो 30 में से 20 को क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। जोड़ा है, जोड़ने के लिए बोला है, 30 और 20 ऐड कर देंगे तो 50। 50% इक्वल टू कितना, 500। तो 75% की वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे, 75% की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि आपसे बोला है नंबर का 3/4 निकालो। नंबर कितना,
नंबर के बारे में हमने सीधे सीधे 100 को ही मान रखा है, सीधे सीधे मैं परसेंट पे ही काम कर रहा हूँ। मैं किस पे काम कर रहा हूँ? सीधा सीधा परसेंट पे ही काम कर रहा हूँ। 50% इक्वल टू 500। 3/4 को भी परसेंटेज मैंने कन्वर्ट कर दिया। 3/4 को अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो वो कितना हो जाएगा आपका 75%। 50% की वैल्यू अगर 500 के बराबर है तो 75% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी आपकी? 750 के बराबर हो जाएगी। बोलिए जी, मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी कुछ। ठीक, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक ये फॉर्मेट आया। क्या फॉर्मेट कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक, सुनिएगा क्या बोला गया है आपसे। बोला गया कि एक विलेज है, इन अ विलेज 45% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर मेल्स वाइल 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर फीमेल्स। आपसे बोला गया कि विलेज में टोटल पॉपुलेशन का 45% जितने लोग हैं वो सारे के सारे मेल हैं, 30% जो हैं वो क्या हैं? आपकी फीमेल्स हैं। ठीक, तो आप जरा देखें, मेल और फीमेल दोनों की वैल्यू को उसने परसेंटेज में लिखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द विलेज इज 1500। अच्छा, जो चिल्ड्रन है उस विलेज में वो 1500 हैं, ये एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक, मेल और फीमेल की वैल्यू किसने दे रखी है? परसेंटेज में। और नंबर जो चिल्ड्रन का दे रखा है वो दे रखा है किसमें? जो चिल्ड्रन का नंबर दिया हुआ है यहाँ पर वो 1500, मतलब वो परसेंटेज में नहीं दे रखा है। आपसे पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ द मेल्स एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज। आपसे बोला गया मेल और फीमेल के जो नंबर का सम है वो बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, अब जरा मेरी बात को समझिएगा आप एक बार ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूँ, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 45% जो हैं वो आपके मेल हैं, बिल्कुल सही। 30% जो हैं वो आपकी फीमेल, 45% आपके मेल हो गए, 30% आपकी फीमेल हो गए। अच्छा, मैं बोलूँ कि टोटल पॉपुलेशन अगर विलेज की बात करें तो 100 ही होगी। अब 100 अगर 100% टोटल पॉपुलेशन है तो 100 में 45% हो गए मेल, 30% हो गए फीमेल, कितना बचा कि ये 100 हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 25%। अब बोलेंगे क्या होगा? 25%। और यही 25% जो होगा ये क्या होगा? आपका चिल्ड्रन होगा। यही 25% आपका क्या होगा जी? चिल्ड्रन होगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब जनाब सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से। अब जरा देखिए, आपने यहाँ पर जो चिल्ड्रन की वैल्यू निकाली है वो परसेंटेज में निकाली है। ठीक है, और जो आपको क्वेश्चन में चिल्ड्रन की वैल्यू दे रखी है वो नंबर में दे रखी है। ठीक, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो भी नंबर पूछा गया है आपसे। ठीक, आपसे क्या पूछा गया? वो नंबर ही पूछा गया है। तो आप एक बात दिमाग में रखिएगा, जो वैल्यू क्वेश्चन में पूछी जाती है वो हमेशा राइट हैंड साइड में रखी जाती है। ठीक है, वो हमेशा किधर रखी जाती है? सॉरी, जिस भी वैल्यू को आप फाइंड आउट करते हो वो हमेशा किधर रखी जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो चिल्ड्रन की वैल्यू है वो कितनी है? 25%। तो हमने चिल्ड्रन की वैल्यू कितना लिख लिया? 25%। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको? 1500। इसका मतलब जो वैल्यू हम निकालते हैं वो ऑलवेज किधर रखी जाती है? लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाती है। और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी जाती है वो ऑलवेज किधर रखी जाती है? राइट हैंड साइड रखी जाती है। यही मैंने आपको समझाया था। ठीक, जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो ऑलवेज किधर रखी जाती है? लेफ्ट हैंड साइड में। और जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई रहती है वो किधर रखी जाती है? राइट हैंड साइड में। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है और हमने इसकी वैल्यू को परसेंटेज में निकाल रखा है। तो हमने कितनी वैल्यू निकाली? 25%। क्वेश्चन में कितना दिया था? 1500। 25% इक्वल टू 1500 के बराबर है जी। आपसे क्या पूछा गया है? जरा ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ द मेल एंड द फीमेल। आपसे मैं पूछूं कि मेल और फीमेल का सम कितना होगा, तो आप बोलोगे ना कि अगर इन दोनों को जोड़ दें तो यही तो मेल और फीमेल होगा। तो 45 और प्लस 30 अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 75%। इसका मतलब 25% की वैल्यू अगर 1500 के बराबर है तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 75 इंटू 1500 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 25। अपॉन में कितना हो जाएगा? 25। बोलिए जी, मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आई तो हम जरा इसको सॉल्व कर लें। 25 से कितना चला जाएगा? ये 3 बार में। और अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये कितने बराबर हो जाएगा? 45। ये कितने बराबर हो जाएगा जी? 45। बोलिए, समझ में आ गई मेरी बात? कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है समझ में आ गया? ठीक है ना? मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। 45% जो थे वो क्या थे? आपके मेल थे। 30% जो थे आपकी वो क्या थी? फीमेल थी।
बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या होंगे, चिल्ड्रन होंगे। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन का नंबर हमें दिया गया था। ठीक, तो हमने चिल्ड्रन की वैल्यू अपने से निकाली, जो वैल्यू हम निकालेंगे वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाएगी, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा वो हमेशा राइट हैंड साइड में रखा जाएगा। तो 25% की वैल्यू कितने के बराबर है जी, 1500 के बराबर है। तो 75% की वैल्यू कैसे निकालनी है, 75% कहाँ से आया, क्योंकि हमने क्या बोला है, मेल और फीमेल को हमसे पूछा गया कि इनका सम कितना होगा, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, उठा करके जोड़ दिया। 25% इक्वल टू 1500, तो 75% की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो 25 से कट गया 75 कितनी बार में, 3 बार में, 15 में 3 का मल्टीप्लाई कितना देकर चला जाएगा, 4500। बोलिए जी, मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, मैंने क्या बताया है आपको। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें थी, आपको इसको समझ लेना है। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है। ठीक, ये चार्ट आप अपनी कॉपी में पूरा लिख लीजिए। ठीक है ना, इसको आपको पूरा कॉपी पे लिख करके जी याद कर जाना है। ठीक, जो मैंने लिखा हुआ है आपको इसको बिल्कुल रट जाना है। ठीक, 1/5 कितना होता है, 20%। 1/6 कितना होता है, 16.66%। मैं आपसे बोलूँ 14.28% कितना होता है, तो 1/7। मैं आपसे बोलूँ 6.66% कितना होता है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए 1/15। ठीक, इस टेबल को आप क्या करें, याद कर जाएं। इस टेबल को याद करने का क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको, ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। अभी तक क्या हो रहा था कि 20% लिख रहा था, 25% लिख रहा था, 30% लिख रहा था, तो अपॉन में 100 करके तुरंत बड़ी आसानी से निकल जा रहा था। लेकिन जरा इसमें आप अपॉन में 100 करिए और बैठ करके सॉल्व करिए, जरा आपको खुद ही पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था, यही बताया था ना कि भाई अगर तुमको निकालना है कि कितने में होगा, तो आप बोलोगे 66.66 और अपॉन में कितना कर दो, 100 चिपका दो नीचे। अब इसको हटाओगे, यहाँ पे जीरो लगाओगे और बैठ के काटते रहो, इसको नंबर निकालते रहो। ठीक है ना, इतना काम करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कहता है कि ये 66 है, 0.66 अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना, तो आप उसको ऐसे लिख लें 2/3। बोलिए जी, समझ में आ गई बात। एक तरीका तो ये है कि अगर कहीं पर भी 0.66 दिखाई दे रहा है आपको, तो उसको क्या लिख लीजिए, 2/3 लिख लीजिए। 66 2/3% लिख लीजिए और क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको अभी लास्ट कुछ देर पहले आपको बताया था क्या, कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या कर देंगे, उठा करके जोड़ देंगे। अगर आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3 6 जा कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। 3 6 जा कितना हो जाएगा आपका, 18। 18 और 1 कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा आपका। 198 में अगर आप देखें ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा, 198 हो गया। 198 में हमें दो को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 200, और अपॉन में कितनी आने वाली है, 3, और इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो देखें इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, 2/3। एक तरीका तो ये था कि आपने 0.66 की जगह पे आपने कितना रख लिया, 2/3 रख लिया। ठीक, लेकिन आप इसको ऐसे ना करके अब जरा जो मैं आपको बता रहा हूँ आप जरा उसको समझें। ठीक, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप जरा देखें कि जो ये 1/9 लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस वाली वैल्यू पर आप ध्यान लगाइएगा। ये जो लिखा हुआ है 1/9, ठीक है ना, 1/9 कितना लिखा हुआ है, 1/9 लिखा हुआ है आपका 11.11%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि जो आपका 1/9 होता है वो कितना होता है आपका, 11.11%। ठीक है, 11.11% को देख करके आपको कुछ याद आ रहा है कि भाई ये 66 कैसे बनेगा। तो आप बोलेंगे कि ऐसा करो, यहाँ इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप बन जाएगा। तो अगर आपने 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है जी, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो आप जरा देखें, अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो ये वाली वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी, 66.66%। और अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो देखें ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी, 2/3। बोलिए मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो वैल्यूज़ को याद करना बड़ा ज़रूरी है जी।
ठीक है। वैल्यूज़ को याद करना बड़ा जरूरी। मैंने कैसे बनाया आपको समझ में आ गया। मैंने बोला था कि 1/9 जो होता है ना जी, वो होता है 11.11%। ठीक है ना, वो कितना होता है 11.11%। 6 को जैसे ही मैंने देखा, मेरे दिमाग में तुरंत चला कि अगर ये 11.11% है, तो अगर मैं दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आराम से बन सकता है 66.66%। और मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कितना बन गया आपका 2/3 बन गया। बोलिए, मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक वैल्यू और समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 37.5%। तो इसको करने के भी दो तरीके। 37 लिखा, कहीं पर भी 0.5 अगर लिखा हुआ है तो 0.5 को आप क्या लिख लीजिए, 1/2 लिख लीजिए। और क्वेश्चन को फिर से वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 37 में 2 का मल्टीप्लाई उठा करके 1 जोड़ दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, ये तो आप कर लेंगे। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जरा उस पर आप नज़र दौड़ाइएगा। ठीक, अगर आप टेबल को ध्यान से देखेंगे तो उस टेबल में एक वैल्यू लिखी गई है 1/8। 1/8 जो होता है ना जी, वो होता है 12.5%। 1/8 जो होता है वो कितना होता है 12.5%। 12 को देखिए और 37 को देखिए। इस 12 पे नज़र दौड़ाइए और इस 37 पे नज़र दौड़ाइए। ये 12 है और ये 37 है। 12 में, 12 के टेबल में अगर हम 3 की बात करें तो 12 थ्रीज़ा जो होता है, 12 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर 36 मिलता है। यहाँ पे 37 मिल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर भी कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जरा इसको मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे ना, तो ये आपको कितना देके चला जाएगा, 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है जी, 3/8। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा भैया हमको कैसे पता चलेगा कि ये 1/8 है, ये 1/9 है, ये 1/11 है, ये 1/16 है, कुछ भी है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लेक्चर्स में आपको ऐसी ही वैल्यूज़ पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में 20% 30% होंगे, अदरवाइज मैं हर वैल्यूज़ पर, हर क्वेश्चन में ऐसी ही वैल्यूज़ का यूज़ करूंगा जिससे आपको ये टेबल बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको आज की बातें कुछ समझ में आई होंगी। बाकी इस चीज़ को मैं और डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप मस्त रहिए, जितना आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा किल ना होने दें, सही जगह पर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और सुरक्षित रहें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।